आरजू गांग और आप देख रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी की वीडियो सीरीज अधिकार की पहचान। पूरी दुनिया इस समय नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। दुनिया भर में इस समय तक इस बीमारी से 25 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं और इससे करीबन 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत में इसका पहला केस 30 जनवरी को पाया गया और अभी तक लगभग 21,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। बहुत से राज्य सरकार जैसे केरला, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात इत्यादि ने होली के बाद से सभी सार्वजनिक भीड़-भाड़ वाली जगह जैसे स्कूल, सिनेमा हॉल, धर्मस्थल, जिम, स्विमिंग पूल इत्यादि को बंद करना शुरू कर दिया था ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी लाई जा सके। मगर ऐसा करना क्यों आवश्यक था, ये जानने के पहले हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और सरकार इसे कंट्रोल करने के लिए किन किन विधिवत उपायों का प्रयोग कर सकती है। इसके जरिए हम ये भी बताएंगे कि इस प्रकार की वैश्विक महामारी के दौरान कौन कौन से कानून उपयोग में लाए जाते हैं और उन कानूनों में सरकार और आम नागरिक की क्या कर्तव्य और क्षमताएं हैं। शुरू करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ आम प्रश्नों से, जैसे कि कैसे फैल सकता है कोरोना। कोरोना के संक्रमण फैलने के 4 वजह हो सकती है। आप संक्रमित व्यक्ति के पास कितनी देर रहे, आप उसके कितने पास गए, क्या उस व्यक्ति की छींकने या खांसने की वजह से आपको छींटे पड़े, आप अपने चेहरे को कितनी बार छुए। आपके उम्र और स्वास्थ्य की वजह से भी कोरोना का संक्रमण पर असर पड़ता है। मगर छींकने या खांसने से आखिर होता क्या है? अगर कोरोना से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उस प्रक्रिया में उसके मुंह या नाक से कुछ बूंदें गिरती हैं। इनसे कोरोना का संक्रमण हो सकता है। एक प्रोफेसर ने कहा कि कोरोना का वायरस इन बूंदों की मदद से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। क्या आप कोरोना से प्रभावित व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं? आप कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। कोरोना से संक्रमित के लक्षण आम सर्दी जुकाम की तरह होते हैं। कोविड-19 की पहचान लैब में जांच के बाद ही की जा सकती है। इसलिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं और छींकते एवं खांसते समय अपने मुंह को रुमाल से ढकें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने हाथों को आँख, नाक और मुंह पर कम से कम लगाएं। ये तो हुए निजी बचाव के उपाय। चलते हैं हम उन कानूनों की तरफ जिनका उपयोग कर सरकार इस बीमारी का सामना कर रही है। इसमें सबसे पहले आता है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट या महामारी अधिनियम। ये कानून महामारियों को फैलने से रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को शक्ति देता है वो सभी कदम लेने की जो एक महामारी को फैलने से रोक सकते हैं। ये कदम बहुत तरह के हो सकते हैं और इस कानून में ऐसे ही एक कदम का उदाहरण भी दिया हुआ है। धारा 2(ब) के अंतर्गत राज्य सरकार उन सभी लोगों की जांच कर सकती है जो रेल या अन्य किसी मध्य से राज्य में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार उन सभी लोगों को जिनके संक्रमित होने का शक है उन्हें अलग थलग कर हॉस्पिटल या अन्य किसी स्थान पर रख सकती है जिससे कि संक्रमण आगे ना फैले। इसलिए जैसे कि आप सभी ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि जिन लोगों को ईरान या अन्य किसी देश से वापस लाया गया था उन्हें 14 दिनों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए आइसोलेशन कैंप्स में रखा गया। इससे वे सभी लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनकी जांच की जा सकती है और पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा जा सकता है जिससे कि वायरस समाज में न फैले। इसी तरह आइसोलेशन या लोगों को अलग थलग करने का दूसरा उपाय जो सरकार ने उपयोग किया था वो था होम आइसोलेशन। मतलब जिन लोगों में भी संक्रमण का अंदेशा था उन्हें अपने घर पर ही रहना होगा और कोई उनसे ना बाहर का मिल सकता है ना ही कोई उस घर से बाहर जा सकता है। लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि लोग होम आइसोलेशन के ऑर्डर्स के बाद भी घर से बाहर निकले थे। इन परिस्थितियों में सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं? एपिडेमिक एक्ट की धारा 3 इन सभी उल्लंघनों में पेनल्टी का प्रावधान करते हैं।
इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत दिए हुए किसी भी ऑर्डर की अवमानना करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत सजा हो सकती है। धारा 188 के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी अफसर के दिए गए आदेश की अवमानना करता है तो उसे 1 से 6 माह तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही वैश्विक महामारी अधिनियम में हाल ही में लाए गए संशोधन आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों एवं उनकी संपत्ति जिसमें रहवास्य एवं कार्यस्थल परिसर शामिल हैं की सुरक्षा हेतु संघीय मंत्री परिषद ने वैश्विक महामारी अधिनियम में संशोधन हेतु एक अध्यादेश पारित किया है। भारत के राष्ट्रपति महोदय ने भी इसे स्वीकृति दे दी है। यह संशोधन स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य चिकित्सक कर्मियों के साथ हिंसा को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित करता है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा करने या हिंसा को भड़काने पर 3 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट पहुंचने पे 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं साथ ही 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही दोषी यदि पीड़ित को हुए नुकसान के मूल्य से दुगना मुआवजा देने को भी जिम्मेदार होगा, जिसमें उसकी संपत्ति, जिसमें रहवास्य परिसर, कार्यस्थल, वाहन आदि सभी शामिल हैं। धारा 181 के अलावा आईपीसी की धारा 505 भी जानना जरूरी है। आप सभी ने देखा होगा कि आए दिन व्हाट्सएप और ऐसे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। व्हाट्सएप ने इसके खिलाफ कदम उठाते हुए मैसेज फॉरवर्डिंग पर रोक लगाई है और अब एक मैसेज को एक बार में एक ही कॉन्टैक्ट पर फॉरवर्ड किया जा सकेगा। कानूनी तौर पर इस समस्या को दंड संहिता की धारा 505 के अंतर्गत सुझाया गया है, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा मैसेज फैलाता है जिससे डर की स्थिति उत्पन्न हो तो 3 साल तक की सजा के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। इसे एक दूसरे जरिए से भी कंट्रोल किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत ऐसे किसी भी झूठे और डर को बढ़ावा देने वाले मैसेज पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। इस कानून की धारा 6 और 10 के अंतर्गत ही गृह मंत्रालय को लॉकडाउन घोषित करने की शक्ति दी गई है। ये कानून अलग अलग लेवल पर इस महामारी से लड़ने के लिए कमिटीज़ का गठन भी करता है, जैसे केंद्र के स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सबसे नीचे स्थानीय अधिकारी गण। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इन अथॉरिटीज़ के पास अनेक शक्तियाँ हैं, जिनमें से कुछ जो आम जन के लिए जानना सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है। इस महामारी से बचाव के लिए सरकार वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार किसी भी आम जन का घरों से बाहर आना जाना नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकती है। यहाँ पर लॉकडाउन और कर्फ्यू में फर्क समझा जा सकता है। लॉकडाउन के अंतर्गत आवाजाही केवल नियंत्रित होती है, इसलिए किसी भी आवश्यक कार्य के लिए आप सभी बाहर जा सकते हैं, पर कर्फ्यू तब लगाया जाता है जब वायरस के केसेस बढ़ जाते हैं और आवाजाही पर पूरी पाबंदी हो जाती है, जैसा कि भीलवाड़ा में 3 अप्रैल से किया गया है। सरकार आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक प्रावधान, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य किसी भी प्रकार की सेवा का प्रावधान कर सकती है। सरकार बचाव और राहत के लिए सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए महामारी के क्षेत्रों में विशेषज्ञों और सलाहकारों की सहायता ले सकती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्राधिकरण या व्यक्ति से सुविधाओं का अनन्य या अभिमान्य उपयोग कर सकती है। इसी शक्ति के अंतर्गत सरकार किसी भी होटल और अन्य किसी भी स्थान का प्रयोग आइसोलेशन सेंटर बनाने में या डॉक्टर्स के रहने का प्रावधान के निर्देश दे सकती है। सरकार किसी भी संकटपूर्ण स्थिति जैसे कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जनता को सूचना प्रसारित कर सकती है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए हैं कि प्रिंट,
डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई भी बात साझा करने से पहले सरकारी अभिलेखों को संज्ञान में लिया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की अफवाह न फैले। और न्यायालय ने ये भी आदेश दिया है कि सरकार रोज शाम को एक बुलेटिन रिलीज करे, जिसमें आम जन के लिए रोज की अपडेट्स जारी की जाए। इसके अलावा आपदा प्रबंधन का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस महामारी से निपटने के लिए कोई भी उपाय सार्वजनिक हित में कर सकती है। दंड संहिता की धारा 181 की तरह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के अंतर्गत दो तरह के ऑफेंसेस दिए गए हैं। पहला ये कि किसी भी सरकारी अफसर या उस व्यक्ति जो सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन का कार्य दिया गया हो उसे बाधित करना, और दूसरा किसी सरकारी आदेश की अवमानना करना। अगर कोई भी व्यक्ति इन आरोपों का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर सरकारी आदेश की अवमानना करने से किसी की जान जोखिम में आती है या चली जाती है तो 2 साल तक की सजा हो सकती है। इस लॉकडाउन का एक बहुचर्चित मुद्दा था प्रवासी कामगारों का। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से सारी रेल एवं बस सेवाएं स्थगित कर दी गई थी, जिस कारण प्रवासी कामगार अपने घर नहीं जा सके। इसलिए उनके खाने और रहने का इंतजाम करने के लिए सरकार ने शेल्टर होम्स यानी आश्रय घरों का प्रावधान किया। इसके अलावा जो भी व्यक्ति किसी कारणवश पैसे नहीं कमा पा रहा है, जैसे कि दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, उनके लिए भी सरकार ने राशन का प्रावधान किया है। इसके संदर्भ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 52 बताती है, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार से किसी भी तरह की राहत, सहायता या अन्य लाभ लेने का झूठा दावा पेश करता है, मतलब कि जरूरत नहीं होने पर भी सरकार से सहायता की मांग करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर जुर्माना और 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अगर कोई सरकारी अफसर अपने कार्य का निर्वाह नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कदम लिए जा सकते हैं और 1 साल तक की सजा हो सकती है। पर अगर कोई अफसर इन कानूनों के अंदर दी गई शक्तियों का उपयोग कर अपने कार्यों का निर्वहन करता है तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस द्वारा अत्यधिक बल का प्रयोग गैर कानूनी है और इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई भी व्यक्ति पूरी सावधानी रखते हुए जरूरी कार्यों से घर बाहर जा सकता है, पर वो कार्य जरूरी होने चाहिए ताकि इस वायरस पर कंट्रोल किया जा सके।